आपका दोस्त आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों की मैराथन सीरीज को जो है मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। इसमें जो है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो है 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 500 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्जाम आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है मैं 500 प्रश्न जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो शुरू से अंत तक जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैराथन सीरीज के लिए मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 3 बजे आपके लिए जो है 100 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ रहा हूं, और जो है रात्रि 8 बजे मैराथन वीडियो, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से जो है 500 कंप्लीट 500 एक वीडियो में मैं डाल रहा हूं, ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक आप शिक्षा एजुकेशन ग्रहण कर सकें और लाइब्रेरी साइंस को व्यापक रूप से समझ सकें। एग्ज़ाम में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि कहां से एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछ दे कोई पता नहीं चलेगा, और उस समय आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं पछतावा ये ना हो कि मैंने ये क्वेश्चंस नहीं देखा है। तो 500 प्रश्नों को देखने के लिए जो है रोज़ाना मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर ये 3900 क्वेश्चंस की PDF अगर आपको चाहिए तो इसकी शुल्क जो है मात्र 100 रुपया आप दे करके ले सकते हैं। कैसे मिलेगा आपको ये PDF जो है, मेरा नंबर है 97951515 ठीक है। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा 979515 3 बार 0। ठीक है, तो इस पर पेमेंट 100 रुपीज़ आप करके इसकी PDF आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए रीस्टार्ट करते हैं। नॉन स्टॉप 100 माफ करिए 500 क्वेश्चंस को। लाइब्रेरी बुलेटिन था 502 है। अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अबगिला को कब से जो है बंद कर दिया गया? तो 1953 से। अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो एनालिस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA है। अगला प्रश्न, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 को। अगला प्रश्न, ILA बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न, ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। आगे देखते हैं। LA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन का नया नाम परिवर्तित करके जिला कब कर दिया गया? तो 2011 में। अगला प्रश्न है, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन है। अगला प्रश्न है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन है? तो ILA है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जिला है। अगला प्रश्न है, जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 513, भारतीय पुस्तकालय संघ की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख जो है प्रकाशित करता है? तो जिला करता है। अगला प्रश्न है कि रंगनाथन का ILA का अध्यक्ष कब जो है बने थे? तो 1944 से 1953 तक बने थे। अगला प्रश्न है, ILA के वर्तमान में यानी कि 2023 में जो है कौन अध्यक्ष थे? अभी तो करंट में आ गया, तो इसकी मैं वीडियो अलग बना दूंगा। तो डॉक्टर मनोहर राम बाबू खड़गे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ILA न्यूज लेटर का मुख्य संपादक कौन है? तो मुजलिम मुस्तक। अगला प्रश्न है, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 4 से 16 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की थी? तो 64वीं। अगला प्रश्न है, ILA की 64वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ILA की 65वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? तो कायोतो जापान में 23 से 27 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न, कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है, भारत में जो है LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए ILA के द्वारा कौन सा सम्मान जो है प्रदान किया जाता है? तो बेस्ट कोला लाइब्रेरियन अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर
PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो ILA के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी अवार्ड ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को जो है प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर LM पाध्याय अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में LIS के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए IIA के द्वारा कौन सा सम्मान जो है प्रदान किया जाता है जिसमें उम्मीदवार की आयु जो है 55 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? तो PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ILA के द्वारा कौन सा पुरस्कार देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय के लिए जो है दिया जाता है? तो SM गांगुली अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, SM गांगुली अवार्ड कब प्रदान किया जाता है? तो वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार, माफ़ कीजिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेद नायकी फेलोशिप ILA के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के किन छात्रों को जो है प्रदान किया जाता है? तो BLIS के छात्रों को। अगला प्रश्न है, ILA के द्वारा उमापति फेलोशिप किन छात्रों को जो है प्रदान किया जाता है? तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन के छात्रों को। अगला प्रश्न है, ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर जो है प्रस्तुत करने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो CD शर्मा अवार्ड। अगला प्रश्न है, ILA के द्वारा सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाले युवा लेखक को जो है कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है जिसकी आयु 40 वर्ष से कम हो? तो AG मोटे वाला अवार्ड। अगला प्रश्न है, जिला बुलेटिन में प्रकाशित लेखों सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखकों को ILA के द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? तो PV वर्गीस अवार्ड। अगला प्रश्न है, ILA का वर्तमान 2020 में महासचिव कौन है? तो ON चौबे। अगला प्रश्न है, ALA का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिकागो में है। अगला प्रश्न है, ALA की स्थापना किसने की थी? तो मेलवी डेवी ने। आगे देखते हैं, ALA का प्रथम सचिव कौन बना तथा कब बना? तो मेलवी डेवी 1886 से 1890 तक। अगला प्रश्न है, ALA का वर्तमान 2021-22 में महिला अध्यक्ष कौन है तथा कब बनी? तो पैट्रिसिया या पैंटी वेंग इनका नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा व पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? तो ALA है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय से कुछ भी पूछो यानी कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो ALA के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, अधिकतम पाठक के लिए न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पुस्तक क्रय करना यह आदर्श वाक्य कौन से संघ का है? तो ALA का है। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी ALA के अध्यक्ष कब बने? तो 1890 से 1893 तक बने। अगला प्रश्न है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ यानी ALA ने पुस्तकालय सप्ताह की शुरुआत कब की थी? तो 1958 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में। अगला प्रश्न है, SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ है। आगे देखते हैं, अमेरिका में पहली बार स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब मनाया गया? तो 1985 में। SLM का पूरा नाम क्या है? तो स्कूल लाइब्रेरी मीडिया है। अगला प्रश्न है, स्कूल लाइब्रेरी मीडिया का नाम बदल के स्कूल लाइब्रेरी मंथ कब से कर दिया गया? तो 2010 से। अगला प्रश्न है, चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो ALA करता है। अगला प्रश्न, मार्गरेट मान किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, मार्गरेट मान अवार्ड किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? तो वर्गीकरण व सूचीकरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो ALA के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी मेडल किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है तथा प्रथम बार कब प्रदान किया गया था? तो ALA के द्वारा जो है 1936 में। अगला प्रश्न है, 2019 का मेलवी डेवी मेडल जो है किसे प्रदान किया गया था या दिया गया था? तो जून ग्रेसिया को। अगला प्रश्न है, 2018 का मेलवी डेवी मेडल जो है किसको प्रदान किया गया था? तो कार्ला ये स्टोफिल्ड को। अगला प्रश्न है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पढ़ने की स्वतंत्रता का विधेयक कब जो है पारित किया गया? तो 1953 में।
आगे देखते हैं। ALA के द्वारा जो है पुस्तकालय अधिकारों का विधेयक यानी कि लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट जो है कब पारित किया गया, तो 1948 में। अगला प्रश्न है, जोसेफ W लिपिनकोट अवार्ड जो है किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, तो ALA के द्वारा। अगला प्रश्न है, PLA का किसका अनुभाग है, तो PLA जो है ALA का अनुभाग है। अगला प्रश्न है, PLA का पूरा नाम क्या है, तो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, PLA की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में। अगला प्रश्न, ALA के प्रकाशन कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकाशन अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन मासिक है ये। वाशिंगटन न्यूज़लेटर तीसरा है। ALA ईयरबुक चौथा है। ALA अवार्ड एंड नोटेबल सील पांचवा है। ALA स्टोरी छठा है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट सातवां है। चॉइस। ये सारे प्रकाशन जो है ALA करता है। अगला प्रश्न है 564, भारत में स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन कौन करता है, तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न, आइसलिक का पूरा नाम क्या है, तो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अगला प्रश्न है, आइसलिक की स्थापना किसने की थी, तो SL होरा ने किया था। अगला प्रश्न है, आइसलिक का पहला अध्यक्ष कौन था, तो SL होरा। अगला प्रश्न है, भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है किया गया था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में PhD की प्रदान किया माफ़ कीजिए स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम PhD उपाधि किसे जो है प्रदान की गई थी, तो DB कृष्ण राव को 1957 में। अगला प्रश्न है, भारत में D.Litt कोर्स जो है प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, तो उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किसे सर्वप्रथम D.Litt की उपाधि जो है प्रदान की गई थी, तो BB शुक्ला को 1992 में। अगला प्रश्न है, भारत आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो मेलवी डेवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर S रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 12 अगस्त 1892 को सियाली में हुआ था, मद्रास में, और इस समय मद्रास को चेन्नई के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलुरु में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि DRTC को कब स्थापित किया था, तो 1962 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि जो है प्रदान किया गया था, तो 1957 में। आगे देखते हैं, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी, तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो 1931 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी, तो 1933 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की गई थी, तो 1934 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगुना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी, तो 1937 में। अगला प्रश्न, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई, 1836 में। आगे देखते हैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में जो है कब मिला दिया गया, तो 1902 में। अगला प्रश्न, पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है, तो संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम जो है कहाँ लागू हुआ था, तो इंग्लैंड में लागू हुआ था 1850 में। अगला प्रश्न, भारत में पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष जो है लागू किया गया, तो तमिलनाडु सार्वजनिक अधिनियम 1948 में। अगला प्रश्न है, अब तक यानी कि जब इसे टाइप किया गया 20/2/2022 तक जो है भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम जो है लागू हो चुके हैं, तो इसे 22 न करके 23 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। तो 19 राज्यों में लागू किया गया। और कमेंट करके मुझे जो है आप ज़रूर बताइएगा कि नवीनतम लाइब्रेरी एक्ट जो है किस राज्य में लागू हुआ है। आगे देखते हैं, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ जो है पेश किया गया, तो 1930 में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं,
पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा जो है संचालित हो, क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो बुक आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है। एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये दूसरा है। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को भी उसका पाठक मिलना चाहिए। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। पांचवा है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये पांचों जो है आप ध्यान में रखिएगा। लाइब्रेरी पुस्तकालय नियम से संबंधित एक प्रश्न जो है जरूर एग्जाम में मेंशन किया जाता है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो 5वें सूत्र में की गई है। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? तो 1956 में। अगला प्रश्न, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को जो है डिपोजिटरी लाइब्रेरी जो है घोषित किया गया? तो 4। कौन कौन से? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी जो है कब घोषित कर दिया गया? तो 1982 में। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को जो है भेजा जाता है? तो 4, प्रत्येक को एक एक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या है? तो पुस्तकालय उपकर है। आगे देखते हैं, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो 1992 में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है? तो ALA है। अगला प्रश्न है, किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना हुई? तो बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, भारत में किसे जो है वैश्विक संस्थान जो है माना जाता है? तो इफ्ला को और कोमला को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो एम्स नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लाइबर से हुई है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन श्रीनित्तर ने किया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथ। प्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो मेलवी डेवी को है। अगला प्रश्न आज का है 602, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा जो है संस्थान कौन सा है? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो W.A. बॉर्डन को, और इन्हें जो है 1910 में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो है किसे बुलाया गया? तो W.A. बॉर्डन को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी, राजा नहीं है, रज्जा है ये, लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी को जो है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित कर दिया गया? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? तो 1918 में। अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है बढ़ा लीजिएगा, आपको साफ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, सन 1915 में किसके द्वारा जो है पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स जो है शुरू किया गया था? तो ऑक्स डॉन डिकिंसन के द्वारा, या AD डिकिंसन भी इन्हें कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो SR रंगनाथन को। अगला प्रश्न है, लिब्रा छदम के नाम से कौन जाना जाता है?
SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में BLOE कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। अगला प्रश्न है, आइसलीग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 सितंबर 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है, आइसलीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, आइसलीग का पहला महासचिव कौन था? तो जे साहब। अगला प्रश्न है, आइसलीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। आइसलीग बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो आइसलीग ही करता है। आगे देखते हैं, आइसलीग करता है 121। आइसलीग बुलेटिन पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, आइसलीग बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, इंसडॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। अगला प्रश्न है, इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न है, इंसडॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इंसडॉक के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? तो 3 है। अगला प्रश्न है, इंसडॉक के क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु, कोलकाता, मद्रास। अगला प्रश्न है, CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो इंसडॉक को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जो है प्रलेखन सेवा जो है प्रदान करती है? तो इंस्टॉक। अगला प्रश्न है, INB का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1957 से। अगला प्रश्न है, ELD का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डिवीजन है ELD का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल अनुवाद सेवा कौन प्रदान करता है? तो इंस्टॉक करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इंस्टॉक ने किसकी सहायता से कनाडियन SDI निवेश द्वारा चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रारंभ किया था? तो IIT मद्रास की सहायता से। आगे देखते हैं, भारत में SDI की शुरुआत किसने की थी? तो इंसडॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, निस्कियर का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगला प्रश्न है, निस्कियर की स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 2002 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निस्कियर की स्थापना किन दो संगठनों को मिलाकर की गई थी? तो इंस्कॉम और इंस्डॉक को मिलाकर की गई थी। अगला प्रश्न है, इंस्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन है। अगला प्रश्न है, CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च है। अगला प्रश्न है, CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, TKDL का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, TKDL की स्थापना किसने की थी? तो CSIR व आयुष्मान ने की थी। अगला प्रश्न है, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, CSIR की कौन सी पंचवर्षीय योजना नेटवर्क परियोजना के रूप में जो है शुरू हुई थी? तो शुरू की गई थी तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, नुक्सिस का पूरा नाम क्या है? यानी कि NUCSSI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है, नुक्सिस कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1960 से। नुक्सिस कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नुक्सिस है। अगला प्रश्न है, नुक्सिस को किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो इंसडॉक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, NOPR का पूरा नाम क्या है? तो निस्कियर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किन पुस्तकालयों को मिला के की गई थी? तो सचिवालय पुस्तकालयों को जो है मिला के की गई थी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो 30 जनवरी 1903 को। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन था। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन था तथा कब बना था? तो डॉक्टर हरिनाथ डे 1907 में बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो BS केशवन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को ही। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का संचालन किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है।
आगे है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम कब तथा किस एक्ट के तहत रखा? तो 1948 में चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के तहत। अगला प्रश्न है, NOPR के द्वारा कौन कौन सी लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं की मेजबानी की जाती है? तो साइंस रिपोर्ट, विज्ञान प्रगति, साइंस की दुनिया और नेचुरल प्रोडक्ट एंड रिपोजिटरी। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर करता है। आगे देखते हैं, इंडियन साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है? तो 1965 से। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस अब्स्टेक की आवृत्ति क्या है? तो पाक्षिक है, 1 महीने में यानी कि 2 बार। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस अब्स्टेक की प्रविष्टियां कौन सी पद्धति के अनुसार व्यवस्थित है? तो UDC के अनुसार। अगला प्रश्न है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्केयर करता है। अगला प्रश्न है, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन निस्केयर कब से कर रहा है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो 1954 से कर रहा है और ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, सार्क देशों का निस्केयर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में। अगला प्रश्न है, CPR का पूरा नाम क्या है? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय बेल्वेडियर भवन में लाने के बाद संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब खोल दिया गया? तो 1 फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन खुला रहता है? तो 362 दिन। और कमेंट करके बताइएगा वो 3 दिन कौन है जिस दिन बंद रहता है। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रधान कौन होता है? तो निर्देशक व डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड फिजिकली हैंडीकैप की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो निस्केयर न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत की नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला अधिकारी कौन था? तो द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। आगे देखते हैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में जो है कब मिला दिया गया? तो 1902 में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो प्यारेचंद मिश्रा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्य को कहाँ पर जो है परिभाषित किया गया? तो 1948 में, जो नेम ऑफ द चेंज एक्ट है उसी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कब घोषित किया गया? कहाँ घोषित किया गया? तो भारत के राजपत्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद व धारा में है? तो 62 के 7वें परिशिष्ट में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को कब मेटकाफ नामक भवन में स्थापित किया गया? तो 1844 में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सर्वप्रथम कब व कहाँ हुई थी? तो 1836 में, MP स्ट्रॉन्ग के निवास पे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को फोर्ट विलियम कॉलेज में कब स्थापित किया गया? तो 1841 में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेल्वेडियर भवन में कब स्थानांतरित किया गया? तो 1951 में, जहां आज भी ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्तमान में किस भवन में संचालित है? तो भाषा भवन में। अगला प्रश्न है, 2019 में आइसलिक बुलेटिन का कौन सा वॉल्यूम प्रकाशित हुआ? तो 64वां। अगला प्रश्न है, आइसलिक न्यूज लेटर का प्रकाशन कौन करता है? तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न है, आइसलिक न्यूज लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1966 से। अगला प्रश्न है, आइसलिक न्यूज लेटर की आवृत्ति क्या है? तो मासिक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्टेक की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन कौन करता है? तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्टेक का प्रकाशन आइसलिक कब से कर रहा है? तो 1967 से। अगला प्रश्न है, RIP का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च इन प्रोग्रेस है। अगला प्रश्न है, RIP का प्रकाशन कौन करता है? तो आइसलिक करता है। अगला प्रश्न है,
RIP का प्रकाशन आइसलिक कब से कर रहा है? तो 2012 से। अगला प्रश्न है DRTC का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। DRTC की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। अगला प्रश्न है DRTC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है DRTC किस प्रकार का एक संस्थान है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है कि DRTC किस प्रकार का संस्थान है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि DRTC की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो PC महालनोबिस व SR रंगनाथन के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है DRTC की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 2012 में। अगला प्रश्न है ज्ञान और सूचना गतिशीलता में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी स्वर्ण जयंती में मनाया गया? तो DRTC की। अगला प्रश्न है इंसडॉक का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अगला प्रश्न है कोलकाता लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोल दिया गया? तो 1836 में खोल दिया गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता हूँ। 36 में खोल दिया गया। अगला प्रश्न आगे है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को मेटकाप भवन में कब जो है स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1844 में। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को यूरोपियन समुदाय ने समर्थन देना जो है कब बंद कर दिया है? तो 1857 में। अगला प्रश्न है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को कोलकाता नगर निगम ने जो है अपने हाथों में कब ले लिया? तो 1859 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी को ऑफ इंडिया को आम जनता के लिए जो है कब खोल दिया गया? तो जो है 30 जनवरी 1903 को। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो जॉन मैकफार्लेन। अगला प्रश्न है श्री H चैपमैन ने इंपीरियल लाइब्रेरी का कार्यभार जो है कब ग्रहण किया? तो 1911 में। अगला प्रश्न है KM असदुल्ला जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष जो है कब बनाए गए? तो 1933 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरण कब किया गया? तो 1948 में। आगे देखते हैं 1948 में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए कब जो है समर्पित कर दिया गया? तो तत्कालीन उस समय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे और उन्होंने 1 फरवरी 1953 को कर दिया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सूचीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्रलेख के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो DDC का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुस्तकालय में ज्ञान एवं सूचना के संबद्ध एवं प्रभावी संचार के लिए ग्रंथ सूची विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1951 में। अगला प्रश्न है मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट जो है कब पारित किया गया? 1951 में। आगे देखते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो है कब बना? तो 1930 में और संशोधन 72 में हुआ था। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय का मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल जो है कब पारित किया गया? तो 1963 में। अगला प्रश्न है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट जो है कब बना? तो 89 में। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो हरिनाथ डे थे। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय संसाधन सहभागिता नेटवर्क की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होना बताया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है भारत के शोध प्रबंधन का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है यह इन्फोनेट द्वारा जो है स्थापित किया गया जिसमें करीब 90 से अधिक जो है विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं? तो शोध गंगा। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम है? तो शोध सिंधु। अगला प्रश्न है इन्फोनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड
लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है इन्फिनिनेट की स्थापना कब की गई? तो 1991 में। अगला प्रश्न है इन्फिनिनेट की स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में है ये। अगला प्रश्न है डेलनेट का पूरा नाम क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है डेलनेट की स्थापना कब की गई? तो 1988 में। आगे देखते हैं। एक समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण या किसी अन्य की उपेक्षा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। तो उल्लंघन। अगला प्रश्न है WIPO कहाँ स्थित है? जो जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार कौन सा स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय कॉपीराइट समाप्त हो जाता है तो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के उपरांत। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल है? तो कॉपीराइट, लॉ, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है बर्न सम्मेलन का संबंध है? तो कॉपीराइट से। अगला प्रश्न है WIPO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है प्रलेखों की अभिकरण हेतु स्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? तो कॉपीराइट समस्या। अगला प्रश्न है डेलनेट कब पंजीकरण किया गया? तो डेलनेट सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण नियम जो है 1960 के अंतर्गत जो है पंजीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला सक्रिय पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो डेलनेट। आगे देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से इंफॉर्मेशन शब्द बना है तो फॉर्मेटिव अथवा फार्मा शब्द से। अगला प्रश्न है सूचना साक्षरता शब्द किसने दिया? तो जुकोपाल जुकोवर्सिंग का पूरा नाम है। सूचना समाज शब्द किसने दिया? तो जे मार्टिन ने। अगला प्रश्न है सूचना हस्तांतरण शब्द किसने दिया? तो बिस्मैन ने। अगला प्रश्न है सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द दिया तो कैल्विन मूर्स ने। अगला प्रश्न है संदर्भ साक्षरता शब्द किसने दिया? तो मार्गरेट हिचिंग्स ने। और सूचना एक उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है किसने कहा है? तो जे मार्टिन ने। पेपरलेस सोसाइटी शब्द जो है किसने दिया? तो FW लंकास्टर ने दिया है। आगे देखते हैं सूचना को कौन कौन से 3 भागों में बांटा जा सकता है? तो सांख्यिकी, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है यह कथन किसने कहा था कि पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना दोनों धीरे धीरे विकसित होने वाले विषय है? तो विलियम ने। अगला प्रश्न है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्थटन द्वारा, जो फिनलैंड के लेखक है। अगला प्रश्न है विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है कौन सा सूत्र है? द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है अपूपा विधि के अनुसार प्रलेखों का व्यवस्थापन ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र को संतुष्ट करता है? तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया? तो द्वितीय सूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो सूचना माफ कीजिए पुस्तकालय सेवा पर। अगला प्रश्न है 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1928 में। अगला प्रश्न है प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले या पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र है। आगे देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसूत्र क्या है? तो ग्रंथ सबके लिए है। 764 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नेटवर्किंग पर बल देता है? तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नियोजन प्रबंधन संगठन को निरंतर प्रभावित एवं नियंत्रित करता है? तो पंचम सूत्र। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाले ग्रंथों का चयन नहीं करें? तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है विकलांगों के लिए सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है? द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है ग्रंथालयों में
विज्ञान के पंचसूत्रों में से किसमें ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया? तो द्वितीय सूत्र पर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो तृतीय सूत्र है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय की शिशु विकास एवं वयस्क है, ये व्यस्त लिख दिया है, वयस्क है, विकास की चर्चा की गई है, तो पंचम सूत्र में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्र के अनुसार पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय वर्धनशील क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग है। आगे है, पुस्तकालय में पुस्तकों के प्रत्याहरण की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है? तो पंचम सूत्र में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है? तो तृतीय सूत्र। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रंथालय एवं सूचना नीति के लिए समिति बनी तो 1985 में। अगला प्रश्न है, सूचना की कमी का कारण क्या है? तो अनिश्चितता। अगला प्रश्न है, सूचना का अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? तो D.N. मार्शल को। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके द्वारा दिए गए? तो S.R. रंगनाथन को। अगला प्रश्न है, बुक्स फॉर ऑल पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा ला है? तो दूसरा। अगला प्रश्न है, सूचना के संसार में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? तो भाषा। अगला प्रश्न है, सूचना संपन्न राष्ट्र डैश ही संपन्न राष्ट्र होता है? तो सामाजिक और आर्थिक। अगला प्रश्न है, वृद्धि की एक स्तर पर किसी वस्तु की परिगणनात्मक वृद्धि कहलाती है? तो 4 घातांकीय वृद्धि कहलाती है। आगे देखते हैं 782, ज्ञान की कौन सी विशेषता होती है? तो ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान स्वतंत्र होता है और ज्ञान सतत होता है। अगला प्रश्न है, जिस सेवा के अंतर्गत ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में उपयोगकर्ताओं को उनकी वांछित सूचना सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वह सेवा कहलाती है? तो सूचना सेवा कहलाती है। अगला प्रश्न है, सूचना वर्तमान में सूचना युग में सूचना को क्या माना जाता है? तो संसाधन। अगला प्रश्न, सूचना पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, J.H. सेरा के अनुसार सूचना के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार। अगला प्रश्न है, G.T. मीरचंदानी द्वारा सूचना को कितने प्रकार में विभक्त किया गया है? तो 6 प्रकार में। अगला प्रश्न है, सूचना का नज़दीकी पर्याय कौन से होते हैं? तो विचार, आंकड़े और तथ्य। अगला प्रश्न है, सूचना का सर्वाधिक उपयोग किस तरह किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो शोधकर्ताओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूचना की प्रकृति को समझने हेतु सूचना के अधिगम किसके द्वारा दी गई? तो वसिंग व नवलिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक प्रबंध यह सीमा से परे सूचना की वृद्धि क्या कहलाती है? सूचना विस्फोट कहलाती है। आगे है, पुस्तकालय शब्द का प्रयोग पहले किस में किया गया था? तो 1374 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किया गया था। अगला प्रश्न, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से, जिसका अर्थ है पुस्तक। अगला प्रश्न है, सूचना क्या है? तो ऐसे आंकड़े जिनका प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, बड़ौदा रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किसके द्वारा कब कर दिया गया? तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड के द्वारा 1907 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सूत्रपात किस रियासत में हुआ? तो बड़ौदा में। अगला प्रश्न, मुसाफिर मेमोरियल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटियाला पंजाब की केंद्रीय लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, पोथी खाने की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? तो महाराजा मानसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, जयपुर शहर का प्रथम पुस्तकालय कब वो कहाँ स्थापित किया गया? तो आमेर में महाराजा मानसिंह द्वारा जो है 1652 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम ग्रंथालय है? तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी। किस जन ग्रंथालय में अब्दुल फजल द्वारा अनुवादित महाभारत है? तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, जोधपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन कितने साल तक क्रियान्वित रहा? तो 3 साल तक, 55 से लेकर 58 तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में
पुस्तकालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 2006 में। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित सन्मति पुस्तकालय किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराजा जन ग्रंथालय जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में। अगला प्रश्न है, छठे अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में। अगला प्रश्न, जोधपुर ग्रंथालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। अगला प्रश्न, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इंडेक्स इंडिया, और एक इंडेक्स इंडियाना है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष है? तो 1962। अगला प्रश्न है, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी को किसने जो है समृद्ध जो है बनाया? तो महिम चंद्र सेन तथा प्रफुल्ल चंद्र बनर्जी ने बनाया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सूचना वह होती है जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो बैंकिंग के द्वारा जो है दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं? किसी विषय से संबंधित तथ्यों को जो है सूचना कहते हैं। परिभाषा किसने दी थी? तो वीफर ने दी थी। अगला प्रश्न है, सूचना एक प्रकार का तथ्य हो सकता है या तथ्यों का संपूर्ण समूह हो सकता है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो सेरा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा था? तो डॉक्टर मॉरिस ग्रेयर ने। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विस्तार सेवा के संगठन सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है? तृतीय सूत्र है। अगला प्रश्न है, पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल देता है? द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है? तो पुस्तकालय सेवा पर। अगला प्रश्न है, 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया? तो 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो PS शिवास्वामी अय्यर ने। मैं अपने टाइम पीरियड में जो है प्रस्तावना फॉरवर्ड जो है इन दोनों को जो है प्रस्तावना को P से याद किया था। आप भी अगर चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से उठा के आप लोगों के लिए टाइम पास के लिए रख दिया है। ये क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में। अगला प्रश्न है, कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक, यह टिप्पणी किस लिखी गई सूत्र के लिए है? किस सूत्र के लिए है? तो प्रथम ला के लिए। अगला प्रश्न है, 2 उपसूत्रों के मध्य जो है द्वंद्व की स्थिति में किसके द्वारा जो है अपील की जाती है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में प्रकाशित समस्त ग्रंथों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थियों हेतु संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी रहता है। यह परिभाषा किसके द्वारा जो है दी गई है? तो यूनेस्को के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, इस यूनेस्को की स्थापना वर्ष कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, या अभी वीडियो को रोक के जो है बता दीजिए, मैं भी देखूं आप लोगों की तैयारी कितनी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसका रखरखाव राष्ट्र के द्वारा जो है किया जाता है। उक्त परिभाषा जो है किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो रंगनाथन महोदय के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकारी कोष के संपोषित एक पुस्तकालय जो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो, जिसमें रखी हुई पुस्तकें समानतः केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों। उक्त परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? तो हेरोल्ड लाइब्रेरियन ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक के 8वें संस्करण में, जो कि 1987 में आया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान के किस संघ सूची के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के जो है 7वां अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का विकास कितने चरण में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ है। अगला प्रश्न है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान
प्रलेखन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। नासडॉक इसका पूरा नाम है। यहाँ पे मैंने कुछ जो है एक्ट के भी मेंशन कर दिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मद्रास अधिनियम जो है 1948 में लागू हुआ। आंध्र प्रदेश 1960 में लागू हुआ। ये कैसा कलर आ गया? हाँ, आंध्र प्रदेश 1960 में लागू हुआ। कर्नाटक जो है 1985, महाराष्ट्र जो है 1967, पश्चिम बंगाल 79, मणिपुर 88 में लागू हुआ। आगे है हरियाणा जो है 89 में, केरल 89 में, गोवा 93, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड जो है 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, पांडुचेरी 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008, हिमाचल प्रदेश जो है 2009 में। और एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा, नवीनतम लाइब्रेरी एक्ट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। 2 क्वेश्चन मैं आज छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए, मतलब आगे क्वेश्चन है अभी। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम जो है पारित हो चुके हैं? तो 19। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम जो है कब व कहाँ पारित हुआ? तो 2 नवंबर 1789 को फ्रांस में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियम जो है कब पारित हुआ? तो 14 अगस्त 1850 को। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है कब पारित हुआ? 1954 में। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में जो है संशोधन कब किया गया? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई? वह किसके सहयोग से की गई? तो यूनेस्को के सहयोग से, वह भारत सरकार के सहयोग से। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्नातक स्तर, यह स्थल लिख दिया है, स्तर का 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तो 1937 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान मास्टर स्तर की उच्च शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1949 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1902 में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। बैलगाड़ी द्वारा जो है चल पुस्तकालय सेवा कब प्रारंभ की गई? तो मन्नार मुट्ठी नामक शहर जो कि तंजौर में है, 1931 में। बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में। केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है 1945। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में की गई थी। अब पूरे एक्सप्लेन के साथ जो है मैं शाम वाली वीडियो में जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जो है बताता हूँ, तो उसे भी आप देखिए। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो 1954 में। अगला प्रश्न, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन कब किया गया? 1956 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई और किसके सहयोग से की गई? तो यूनेस्को के सहयोग से व भारत सरकार के सहयोग से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया था? तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो 1867 में। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। पंजाब में हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1980 में की गई थी। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ग्रंथालय आस डॉन डिकिंसन ने कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र प्रशिक्षण आरंभ किया था? तो पंजाब 1915 में। और लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ग्रंथालय भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1918 में लाहौर में। अगला प्रश्न, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? 1928 में। किस देश में कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तक कहकर पुकारे जाने लगा? तो मिस्र। अगला प्रश्न, मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को कहा जाता था? तो इनकू नाबूला।
अगला प्रश्न है, अकबर के समय में पुस्तकालय के निर्देशक को क्या कहा जाता था? तो नाजिम। तक्षशिला पुस्तकालय जो है कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धारसेन की बहन राजकुमारी दीक्षा है। अगला प्रश्न है 862, अकबर के कितने पुस्तकालय थे? तो 3 प्रकार के, व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कक्ष होते थे? तो 3। अगला प्रश्न है, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजी का किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कक्ष होते हैं? तो नालंदा। अगला प्रश्न है, रत्न सागर कितनी मंजिल थी? तो 9 मंजिला थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पुस्तकालय कितने महीने तक जलता रहा? तो 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जो है कुरान कंठस्थ था? तो औरंगजेब। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, शायद मैंने आपको ऊपर रॉन्ग बता दिया था कि डिकिंसन के द्वारा जो है लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन किया गया था जल्दी में। ये W.A. बॉर्डन के द्वारा किया गया था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ जल्दीबाजी में, आप देख लीजिएगा एक बार। तो आगे देखते हैं, किस देश में मृतकों के साथ कब्रों में पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज हजारों वर्षों तक रहा? तो मिस्र में। अगला प्रश्न है, सर एम विश्वेश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की, वह किस राज्य के दीवान थे? तो मैसूर के थे। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजक ए बाबरी। आगे देखते हैं, किस आक्रमणकारी ने नालंदा पुस्तकालय को जो है नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री नालंदा से अनेक पुस्तकालय की प्रतियां अपने साथ अपने देश ले गया था? तो हेनसांग। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने आसडान के साथ मिलकर किस राज्य में जो है पुस्तकालय आंदोलन चलाया? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक में पुस्तकालय कब और कहाँ जो है स्थापित किया गया था? तो 1833 ईस्वी में पीटर बारो में। अगला प्रश्न, किसके प्रयास से जो है छठा अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था? तो सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुस्तकालय परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, जयपुर का सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो जलेब चौक में। अगला प्रश्न है, हरभजन धुसार का संबंध किस पुस्तकालय से है? तो महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय से है। आगे देखते हैं, जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 वाचनालय किसने स्थापित कराए थे? तो सर मिर्जा इस्माइल खान ने। अगला प्रश्न है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा एक नई पत्रिका राजभाषा एवं पुस्तकालय आदेशिका का प्रकाशन कब किया गया? तो 2017 में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की व्याख्या कब व किसने की थी? तो 1933 में अर्थशास्त्री मैकल्प ने। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है, यह किसके द्वारा जो है कहा गया था? तो जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में कहा था। अगला प्रश्न है, सूचना समाज को थर्ड वेव के नाम से किसने जो है बताया और कब बताया? तो 1980 में एल्विन टाफलर ने। अगला प्रश्न है, सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो 1959 में। अगला प्रश्न है, सूचना तक पहुंचने के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था को उल्लेखित करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 2005 में। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की अवधारणाओं को पहली बार जो है किसने प्रतिपादित किया? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रिज मैकल्प ने 1933 में।
अगला प्रश्न है, सूचना भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसी कड़ी है जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन किसका है? तो विलियम ई हलाल का है। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद में सामाजिक एवं सूचना विज्ञान व अंतर विषय पक्ष जो है प्रदर्शित होता है। इस दृष्टि से यह पद उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों ही व्यक्त करता है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो W.J. मार्टिन के द्वारा। आपसे एग्जाम में जो है स्टेटमेंट 1 या 2 स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद के प्रणेता कौन है? तो मार्टिन। अगला प्रश्न है, सूचना समाज पद का निर्माता कौन है? तो जापान। कौन सा देश है? तो जापान। अगला प्रश्न है, ऐसा समाज जहां अधिकांश लोग सूचना के सृजन, एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रक्रियाकरण के वितरण में संलग्न हैं को कहा जाता है? तो सूचना समाज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1956 को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मगंज। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सहयोग से स्थापित भारत की प्रथम लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय को घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय संपत्ति। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय के विकास में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ग्राम विकास माला का। S.R. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन किसने कहा है? तो यूजिन गारफील्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का क्या नाम था? तो दीन-ए-पनाह। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? दीन-पनाह की सीढ़ियों से। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था? तो हुमायूं के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर कमीशन के नाम से। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र 1854 किस आयोग से संबंधित है? तो भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन भी कहा जाता है इसे, भारतीय शिक्षा आयोग को। अगला प्रश्न है 908, किस आयोग की संतुष्टियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर जो है बल दिया गया था? तो हंटर आयोग की संतुष्टियों में। आगे है, अगला प्रश्न है 909, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, किस आयोग द्वारा कहा गया कि शैक्षिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो उसे बिल्कुल मान्यता नहीं दी जानी चाहिए? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में अच्छे संदर्भ ग्रंथ होने की बात कही है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 या रैले कमीशन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो शेल्डर कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब और किसके अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो 14 सितंबर 1917 को माइकल शेल्डर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाए? किसने कहा है? तो शेल्डर आयोग ने कहा है, जो कि 1917 है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि कोलकाता विश्वविद्यालय का भार कम करने हेतु एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? तो शेल्डर आयोग 1917। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1948 में। अगला प्रश्न, यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और इसे जो है अब रद्द कर दिया गया है।
ये भी ध्यान रखिए। यूजीसी की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा जो है दिया गया, तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो मुदालियर आयोग के नाम से। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 23 सितंबर 1992 को ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, 921 किस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कुल बजट का 6.5% तथा 40 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से पुस्तकालय की अनुशंसा की जाए, तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य बताया गया, तो राधाकृष्णन आयोग में। अगला प्रश्न है, किस आयोग द्वारा जो है पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति तथा पुस्तक चयन संबंधित निर्देश थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग कौन सा था, तो विश्वविद्यालय आयोग था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय के योगदान में सहायता प्रदान करता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालयों में सहायता प्रदान करता है। आगे है, कार्ल एंड वाइट्स सर्वेक्षण की स्थापना की गई, तो 1965 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब किसके द्वारा जो है की गई, तो 1964 में दौलत सिंह कोठारी तथा इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, किस आयोग द्वारा प्रति छात्र 250 रुपये तथा प्रति शिक्षक 300 रुपये व्यय करने की अनुशंसा की गई है, तो कोठारी आयोग 1964 के द्वारा। आगे है, लाल समिति की स्थापना कब की गई, तो 1970 में। अगला प्रश्न है, कोला समिति की अध्यक्षता में कब गठित की गई थी, तो 1990 में प्रोफेसर PN कोला की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन कब किया गया, तो 1988 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, तो एस पाल आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, करिसदप्पा कमेटी कब गठित की गई थी, तो 1997 में प्रोफेसर CR करिसदप्पा के द्वारा। आगे देखते हैं, किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत B.Liv, M.Liv और PhD कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता हेतु पाठ्यक्रम शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु रंगनाथन समिति, जो कि 1957 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके उन्नयन हेतु सहायक है, तो उच्च शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 में। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग में किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किए, तो शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित ये जितने भी आयोग थे शैक्षणिक से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था, तो CD देशमुख। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आयोग ने यह बताया कि विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उसे प्रोफेसर के समकक्ष पद एवं सेवा के समान माना जाए, तो शेल्डर आयोग 14 सितंबर 1917 की अध्यक्षता में कहा गया था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रंगनाथन समिति में प्रति व्यक्ति व सूत्र का सुझाव किसने दिया, तो ग्रंथ पर पाठ्य सामग्री के क्रय हेतु। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत ग्रंथालयों हेतु खर्च करने की अनुशंसा की थी, तो 10%। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग
कौन सा था? तो हंटर आयोग सर विलियम हंटर के द्वारा जो है गठित किया गया था और 1854 में। अगला प्रश्न है, किस आयोग समिति द्वारा विश्वविद्यालय का 6.5% ग्रंथालयों हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया था? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, आर.सी. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से जानी जाती है? तो 1983 में मल्होत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, दामोदरन समिति कब आई और किस लाइब्रेरी के समकक्ष थी? तो 1971 में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लाइब्रेरी के लिए थी। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने बैचलर डिग्री को 3 साल तक यूजीसी में करने का सुझाव दिया? तो राधाकृष्णन आयोग ने। अगला प्रश्न है, यूजीसी रिव्यू लाइब्रेरी समिति की स्थापना किसने और कब की? तो 1961 में रंगनाथन ने। आगे देखते हैं, C.R. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से थी? तो 1983 में मल्होत्रा समिति। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि कौन पॉलिस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो D.P. चट्टोपाध्याय कमेटी 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न, ग्रंथालयों की आर्थिक सुदृढ़ बनाने हेतु संपत्ति कर के रूप में वसूला जाए, यह के.पी. सिन्हा कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में सभी को मुफ्त में दी जाए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जिला पुस्तकालय की स्थापना करना था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में असम और उत्तर प्रदेश को छोड़कर 1,40,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 56 से 61 तक चली थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत को केंद्रीय, राज्य, जिला, शाखा तथा गांव तथा चल ग्रंथालय के द्वारा नेटवर्क में स्थापित कर आना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में था, जो कि 61 से 66 तक था। आगे देखते हैं, 1964 में B.K. राव की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी की स्थापना की किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में 1964 में स्थापित वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी की सलाह पर सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं, डॉक्टर एन शेषागिरी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 15 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में डाटा बैंक की स्थापना की गई तथा पुस्तकालय को समवर्ती विषय के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, किस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है, इसमें डिजिटल इंडिया को प्रमुखता प्रदान की गई और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्मचारियों को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2012 से 17 तक चली थी। अगला प्रश्न है, किस योजना की मुख्य उपलब्धि में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी यानी कि NML की थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2007 से 12 तक चली थी। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सर्वव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 12 तक चली थी। आगे देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक जो है किसके लिए जो है बनाई गई थी? तो कंप्यूटर के उपयोग द्वारा संपूर्ण देश में स्वतंत्र सूचना तंत्र जो है विकसित करने वाले सेवाओं का लाभ सभी ग्रामीणों में हो, इसके लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO किस संस्था से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का अर्थ होता है तो मस्तिष्क का उत्पादन
अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार नियम को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो कॉपीराइट। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा क्या है? तो ग्रंथ, बौद्धिक विचार, सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री। अगला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व अधिकार सम्मेलन 1988 कहाँ पर संपन्न किया गया? तो बर्न में। अगला प्रश्न है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन 1952 कहाँ संपन्न हुआ? जिनेवा में। अगला प्रश्न है सभी क्षेत्रों में भारतीय पेटेंट किस में प्रकाशित होते हैं? तो गजट ऑफ इंडिया भाग 3 में। अगला प्रश्न है कौन सी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो प्लग इन्स। आगे देखते हैं इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसाक कोल्जियन, जो कि 1927 से 1931 तक थे। अगला प्रश्न इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बरबरा लिसन, जो कि 2021 से 23 तक के लिए है। तो अभी तो करंट में ये आ गया है, तो करंट के मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे देखते हैं इफ्ला स्थापना कब की गई थी? तो 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग में। अगला प्रश्न इफ्ला को संविधान में कब स्वीकार कर लिया गया? तो 1928 में फ्लोरेंस के में जो बैठक हुई थी उसमें। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का है। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का है। अगला प्रश्न है प्रिवेशन एंड प्रोटेक्शन किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का है। अगला प्रश्न है एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वेब वर्ल्ड किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का ही है। अगला प्रश्न है इफ्ला की स्थापना के समय इसका फ्रेंच नाम क्या था? तो इंटरनेशनल फेडरेशन डेवो बिब्लियोग्राफी। आगे है इफ्ला की योजना यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन पुस्तकालय एवं विज्ञान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जो है कब किया गया? तो 1985 में। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा नालंदा डेटाबेस का निर्माण कब किया गया? तो 1955 में। अगला प्रश्न है प्रोफेसर PN कोला श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड किस संघ द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा। आगे देखते हैं इला यानी कि इफ्ला ही है। इला सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वाले को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो CD शर्मा अवार्ड। अगला प्रश्न है माफ़ कीजिए इला ILA है, इफ्ला मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ, ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है कौन सा अवार्ड इला सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाली युवा लेखक को जो है प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर मोटेवाला अवार्ड। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक को प्रदान किया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो PV वर्गीस अवार्ड। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा अब गीला का प्रकाशन कब किया गया? तो 1949 में। अगला प्रश्न है इला न्यूज लेटर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1948 में। अगला प्रश्न है इला जनरल की समय अवधि कितनी है? तो त्रैमासिक है 1965 से। अगला प्रश्न है इला न्यूज लेटर की समय अवधि कितनी है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है इला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो शहाबत हुसैन। अगला प्रश्न है ILA यानी कि इला का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसे हिंदी में भारतीय पुस्तकालय संघ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ILA की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1933 में। आगे देखते हैं ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत की गई है 1860 के तहत। आगे देखते हैं औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया? तो 12 सितंबर 1933 को कोलकाता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को जो है गठित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर
M.O. थॉमस, जो कि 1933 से 1937, ये 1837 कर दिया गया है, ये 1937 है, इसे आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो AC बुलनर। अगला प्रश्न है, AC बुलनर का पूरा नाम क्या है? तो अल्फ्रेड कॉपर वुलनर। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सचिव कौन थे? तो KM असदुल्ला, जो कि 1933 से 1947 तक रहे। यहाँ पे कुछ मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डाल रखे हैं सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज, तो इसे भी आप अभी देख लीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है और मैंने इसको डेट वाइज इसलिए लगा रखा है ताकि आपके लिए आराम हो। तो 1440 में फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। 1800 का समय जो रहा वो जो है USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का समय रहा। 1808 में जो है डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट बॉम्बे कानून जो है पारित किया गया था। 1810 में जो है अमेरिकन पेटेंट एक्ट जो है लागू किया गया था। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जो बाद में चल के भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित हुआ। अगला प्रश्न नहीं है, सॉरी। 1841 का समय काल जो रहा वो ब्रिटिश म्यूजियम कोड या पेंजी कोड के निर्माण का वर्ष रहा, जो पेंजी महोदय के द्वारा जो है दिया गया था। 1850 का समय काल जो रहा वो प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में जो है लागू किया गया था। 1952 का वर्ष जो रहा वो ब्रिटिश पेटेंट लॉ जो है लागू किया गया। 1856 में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया एक्ट जो है पारित हुआ, जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ पे जो है आधारित था। 1867 का जो वर्ष रहा वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट लागू का रहा। 1856 का जो वर्ष रहा वो LA की स्थापना का वर्ष रहा। 1876 में जो है CA कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई थी। मेलवी डेवी 1876 में ही मेलवी डेवी ने जो है DDC या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप प्रकाशित किया गया, जिसके संपादक जो है मेलवी डेवी थे। तो ये 76 वाला जो है आप नोट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन फिर भी इसे प्राथमिकता दीजिएगा। आगे है 1877 का जो वर्ष रहा वो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना का वर्ष रहा। 1833 में पेरिस समझौते का आयोजन जो है 1886 में बर्न कन्वेंशन का आयोजन हुआ। यहाँ 33 लिख दिया गया, ये 86 ही है। आगे है 1891 में जो है CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन विधि का जो है निर्माण किया गया। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 1898 में विशेष शीर्षक के निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की रचना की गई थी। 1900 में जो है राय बहादुर ईशान द्वारा जो है गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई थी। 1902 में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल ग्रंथालय में मिला दिया गया। 1902 में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1905 का जो वर्ष रहा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि UDC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1906 में जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1909 में SLA की स्थापना की गई, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की। 1911 में मेलवी डेवी के छात्र WA बॉर्डन द्वारा सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के प्रयास से भारत में रिफ्रेशर कोर्स जो है शुरुआत की गई थी। 1923 में शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की पहला संस्करण आया। 1924 में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि ISLIB की स्थापना की गई थी। 1927 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। 1928 में रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रचना की गई थी। 1930 में रंगनाथन द्वारा ऑल
एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम पेश किया गया था। 1931 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ये सभी निचोड़ मैंने वर्ष वाइज आपको दे रखा है। 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी। 1931 में आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलवी डेवी की जो है मृत्यु हो गई। 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1933 में ILA की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 1934 का जो वर्ष रहा, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यानी कि फिड का मुख्यालय ब्रसेल्स से हेग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1934 का वर्ष CCC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1935 में हेनरी ई बिल्स द्वारा जो है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन की रचना की गई। 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। 1946 का जो वर्ष रहा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की जो है स्थापना की गई। 1966 में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। 1848 में फोर्ड द्वारा लॉ ऑफ स्ट्रेंथ का निर्माण किया गया। 1948 में ही इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1948 में भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम जो है तमिलनाडु में लागू किया गया। 1949 में यूनेस्को द्वारा जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है जारी किया गया था। 1951 में यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 1951 में व्हीट लोन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है DOC द्वारा की गई थी। 1953 में भारत के शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को जो है आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। 1954 इस वर्ष डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया गया। 1955 इस वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि ISLA की स्थापना की गई थी। 1957 का वर्ष रहा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB का पहला संस्करण जो है प्रकाशित हुआ। 1957-58 का वर्ष रहा, DB कृष्ण राव को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय में प्रथम PhD जो है प्रदान की गई। 1962 में रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना बेंगलुरु में की गई। 1963 का वर्ष UGC द्वारा बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत की गई। 1965 में डॉक्टर SR रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में नियुक्त हुई। 1960 का वर्ष जो रहा, मिचेन रिटेबल कैटलॉग यानी कि मशीन रिटेबल कैटलॉग यानी कि मार्क की शुरुआत हुई। 1967 का वर्ष एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल AACR IG का प्रकाशित किया गया। 1966 में मार्क 1 प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 1968 में मार्क 2 पूरा हुआ। 1967 में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC की स्थापना की गई। 1969 में एलन पिचेड द्वारा जो है बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। 1970 में पीटर F टक्कर द्वारा जो है जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम यानी कि ZBB जो है शुरू किया गया था। 1971 में इस वर्ष में यूनिसिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1972 में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर मनाया गया। 1982 में IFLA ने यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP की शुरुआत की गई। 1972 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा जो है RRLF की स्थापना की गई। 1972 में ही यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को जो है संशोधित किया गया और यह पहला संशोधन था। अगला प्रश्न 1974 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन का विकास किया गया। 1974 में यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल UBC जो है प्रारंभ की गई। 1976 में यूनेस्को द्वारा जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यानी कि PGI की शुरुआत की गई थी। 1977 में IFLA द्वारा
यूनिवर्सल मशीन, ये यूनिवर्सल है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यूनिवर्सल रिटेबल कैटलॉग यूनिमार्क का विकास किया गया 1978। इस वर्ष एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल सेकेंड का निर्माण हुआ। 1895 फिड की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा यूडीसी का निर्माण हुआ। 1982 यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि यूएपी को प्रकाशित किया गया। 1984 में कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी कि सीसीएफ है, ये ई नहीं है, एफ आप एक बार कर लीजिएगा, एफ का निर्माण किया गया। अगला है 1985 में यूनेस्को द्वारा सीडीएस आईएस ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। जितने भी लोगों ने मेरे से पीडीएफ लिया है इसको थोड़ा सा सही आप कर लीजिएगा, सीसीएफ है। 1986 इस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी यानी कि नैप लिस्ट बनाने हेतु समिति का गठन किया गया। 1988 में इस वर्ष AACR सेकेंड को जो है संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया। 1991 में यूजीसी द्वारा इन्फ्लेड नेट की स्थापना की गई। 1994 में यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है प्रकाशित किया गया। 1995 में डबलिन कोर मेटाडाटा का विकास किया गया। 2000 में इस वर्ष इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पहला कंप्यूटरकृत जो है संस्करण प्रकाशित हुआ। 2000 का वर्ष जो रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित किया गया। 2002 में जो है फिट को विघटित कर दिया गया। 2002 में ही भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वच्छता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक पारित किया गया। 2005 में भारत के संसद द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ। 2005 का वर्ष जो रहा नेशनल नॉलेज कमीशन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन सैम पेट्रोदा थे। 2007 का जो वर्ष रहा इस वर्ष जो है ISBN संख्या को जो है 10 डिजिट से 13 डिजिट में परिवर्तित कर दिया गया। 2009 का वर्ष जो रहा भारतीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा जो है नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज यानी कि NML पर समिति का गठन किया गया। 2011 ये वर्ष जो रहा DDC का 23वां संस्करण प्रकाशित हुआ। 2011 में ही भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी कि ISBN संख्या प्रदान करने वाली संस्था RRLF का मुख्यालय कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 2012 का वर्ष संदर्भ स्रोत यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मुद्रित स्वरूप में प्रकाशन बंद हो गया। अब यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध होगा। 2012 का वर्ष जो है इस वर्ष संस्कृत मंत्रालय द्वारा गठित समिति यानी कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 2012 में DDC के 15वें संक्षिप्त संस्करण का प्रकाशन किया गया। 2014 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 37वां संस्करण PDF के रूप में उपलब्ध हुआ। 2016 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। 2015 में ई शोध सिंधु की स्थापना इन्फ्लिप नेट द्वारा की गई। 2016 में